गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी उसकी बात की थी। उसके अंदर अपन ने आपके जो रिएक्शन इंटरमीडिएट थे जो कि अभिक्रिया मध्यवर्ती थे उनके बारे में बात की थी। उसमें सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो था आपका कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और उसके कैरेक्टर्स के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज आपका जो दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइंस या कार्बधनाइन। क्या कार्बधनाइन क्या होते हैं या कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए धनावेशित स्पीशीज आपकी कार्बोकेटाइन कहलाती है। यानी कार्बन के ऊपर आपका अगर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन पॉजिटिव से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कार्बोकेटाइंस का निर्माण कैसे होता है। जो आपका कार्बन धनायन है उनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जैसे मान लो कोई आपका कंपाउंड है, देखो जैसे CH3 है और Cl है, क्या है आपके एल्किल हैलाइड है। दोनों क्या है ये एल्किल हैलाइड है। इसके अंदर जो आपका क्लोरीन और आपका मिथाइल ग्रुप दोनों उपस्थित है। इस क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो क्या है, ज्यादा है कंपेरेटिवली आपके मिथाइल की तुलना में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो देखो क्या होगा, जब अपन इसके बॉन्ड का फ्यूजन करवाएंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। अपन ने पहले क्लास में पढ़ा था, पहले वाली क्लास में होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड का फ्यूजन पढ़ा था। उसमें अपन ने पढ़ा था कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है आपका विषमांश विखंडन है, उसके द्वारा कार्बोकेटाइन व कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। और विषमांश विखंडन कब पॉसिबल है, जब आपके दोनों कंपाउंडों की विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर उपस्थित हो, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तो देखिए दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो इसमें जो आपका साजित इलेक्ट्रॉन है, जो आपका साझा से बना हुआ ये बॉन्ड है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक परमाणु की तरफ क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। यानी क्लोरीन परमाणु की तरफ भी क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये दोनों इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, इस क्लोरीन परमाणु की तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे ही क्लोरीन परमाणु की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपका क्लोरीन परमाणु पर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन परमाणु पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा आपका कार्बन धनायन, या क्या कह सकते हैं कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल, कार्बन क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा और कार्बन धनायन बन जाएगा। ऐसे ही देख लो, जैसे आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जैसे Br मान लो, इसकी भी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या बनेगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इससे क्या समझ रहे हैं अपन, इससे अपन को पता चल रहा है कि जो विद्युत ऋणता में दो कंपाउंडों की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो उनके अंदर अपन बॉन्ड्स का फ्यूजन करवाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, तो आपके कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कार्बोकेटाइन एक विषमांश विखंडन के दौरान बनने वाली स्पीशीज होती है। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित होता है। क्लियर, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर क्या है, कार्बोकेटाइंस के कैरेक्टर्स क्या है। अपन कार्बोकेटाइन की कक्षीय संरचना की बात करते हैं कि इसकी कक्षीय संरचना क्या हो, कैसे होती है, और कक्षीय
संरचना के साथ साथ ही इसके कैरेक्टर्स की बात भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका कोई ये कार्बन है, इसके ऊपर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इसके मान लो कोई हाइड्रोजन मान लो या आपके एल्काइल ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका? पी ऑर्बिटल है, और क्या है ये? वेकेंट है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। क्लियर? ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? कार्बोकेटाइन की कक्षीय संरचना है, यानी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कार्बोकेटाइन का। देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि जनरल कैरेक्टर्स अपने को इस पे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पी ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन्स गए थे। जैसे आपका क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ था, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम था, इसलिए क्या किया? कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के लेके चला गया। अब कौन से ऑर्बिटल से लेके गया? पी ऑर्बिटल से। तो पी ऑर्बिटल से आपका क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल से। ठीक है, तो देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है आउटरमोस्ट शेल में, वो कैलकुलेट कर लो। तो देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो अपन क्या कह सकते हैं? ये एक 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज होती है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्या होती है? 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज होती है। अगर संकरण की बात करें अपन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। क्या होगा? sp2। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होगा आपका 120 डिग्री। क्या होगा? 120 डिग्री। और अगर शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा आपका? इसका ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, इसका क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या देखा ये, और दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है इसकी। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। क्लियर? संकरण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2। शेप क्या होगा? इसका शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, या समतल त्रिकोणीय या त्रिभुजीय बोल सकते हो आप इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, ये होगी इसकी शेप। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है, तो इसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इसके पास सारे के सारे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर की होती है, डायमैग्नेटिक नेचर। क्लियर? तो ये जनरल चीजें आपको कार्बोकेटाइंस की पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन पता है आपको, शेप पता चल गई, संकरण पता चल गया आपको, इलेक्ट्रो और इसकी
जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में भी पता चल गया। तो ये जनरल कैरेक्टर है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे स्टेबिलिटी की, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए आगे अपन बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की। तो देखिए स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा, तो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए जब भी आपको कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के अंदर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पता होना चाहिए। आप स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। इसके अलावा जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा अपन ने फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन किया था कि फ्री रेडिकल्स कैसे स्टेबल होते हैं। वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहले तो जो आपके कार्बोकेटाइंस हैं उनके प्रकारों की बात करते हैं। जैसे फ्री रेडिकल्स के प्रकार थे वैसे ही कार्बोकेटाइंस के भी आपके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका पहला कार्बोकेटाइंस है ये मिथाइल कार्बोकेटाइंस है, जिसके पास सिंगल कार्बन है, ठीक है। ये प्राथमिक नहीं है, ना ही 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आपका कार्बोकेटाइन है वो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन? क्योंकि इसके पास में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। दूसरा है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर 2 कार्बन मतलब आपके कार्बन धनायन है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। फिर देखो इसके पास कितने कार्बन उपस्थित हैं, ये कार्बन धनायन आपका कार्बोकेटाइन, इसके पास 2 कार्बन मिथाइल ग्रुप उपस्थित है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा आपका। इसके अलावा ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि कार्बन धनायन से यदि आपके 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब अपने को इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो देखो सबसे पहले अपने को इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से भी अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके द्वारा भी अपन इनकी स्टेबिलिटी को आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, जो पिछली क्लास हुई थी अपनी उसमें बता दिया था। फिर भी मैं आपको और बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आपके बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियली शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे एटम की तरफ। अब कौन से एटम की तरफ होंगे, वो होंगे कि आपका जुड़ने वाला ग्रुप कैसा है, उसके ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करेगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी वो कैसे होगी या किस तरफ होगी। तो जनरली अपन इंडक्टिव इफेक्ट में करते क्या है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, कोई अनोदर एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसकी विद्युत ऋणता या तो कम होगी या ज्यादा होगी। जैसे अपन एक जनरली इंडक्टिव इफेक्ट समझ लीजिए थोड़ा सा, ये कोई आपकी कार्बन चेन है, कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है आपका, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई
तो देखो सबसे पहले अपन प्लस आई इफेक्ट को देखते हैं। मान लो ये कोई आपकी कार्बन चेन है, ये आपकी कोई कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से कोई आपका जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन चेन से कोई आपका जेड ग्रुप लगा हुआ है। इस जेड ग्रुप की मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इसकी कम है, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है इस जेड ग्रुप की, ठीक है। तो जेड परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आई बात समझ। तो जेड परमाणु ने, जेड कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इस जेड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दिए, तो कार्बन पे तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जेड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के द्वारा कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन जेड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। ऐसे ही मान लो, ऐसे ही यदि आप इस, और एक चीज को याद रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एटम्स में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है। यानी अगर अपन देखें तो इस कार्बन पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, फिर इसमें क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इस पे और भी कम होगा, और इस पे नगण्य होगा। आई बात समझ में, ठीक है, आंशिक लगेगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस पे आएंगे, फिर इसमें धीरे धीरे बॉन्ड की डिस्टेंस जो होगी वो जैसे जैसे बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ेगी या एटम्स की संख्या बढ़ेगी, आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे मान लो ये आपकी कार्बन चेन है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी। अगर मान लो इस जी ग्रुप की इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका जेड, इस जेड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा, विद्युत ऋणता क्या है, इससे ज्यादा है। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन से क्या करेगा, अब क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर हो रही है, पहले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो रही थी, इधर हो रही थी, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे आपके, अब क्या हो रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, जेड ग्रुप द्वारा कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। क्लियर। तो जेड के ऊपर तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इन कार्बन के ऊपर क्या आएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां तक रहेगा, जैसे जैसे एटम्स में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आपके जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो जेड द्वारा खींचने की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या होती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फिर इसमें थोड़ा कम लगेगा इसकी तुलना में। आई बात समझ में, इसमें और भी कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। आई बात समझ। तो डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया, यानी जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वह सारे ग्रुप आपके प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं वह सारे आपके माइनस इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है। क्लियर। अब अपन आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी स्टेबिलिटी में। ठीक है, मिटा दे। ओ ठीक है भाई, आगे देखिए। तो देखो अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देखते हैं अपन। तो जो मिथाइल ग्रुप है अपना, मिथाइल ग्रुप है, उसका नेचर कैसा होता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कौन सा इफेक्ट लगेगा इसका, प्लस आई। और प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का देना, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, किसको देगा, जिससे जुड़ा हुआ है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकेटाइन को देगा।
तो इसका क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। कितना प्लस आई है, 1 प्लस आई। क्लियर। यहाँ पे प्लस आई कितना है, 0। यहाँ पे प्लस आई नहीं लग रहा। प्लस आई का मतलब क्या है, प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा और पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आई कितना लग रहा है, 1 प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे प्लस आई कितना लग रहा है, 2 प्लस आई लग रहे हैं। यानी इसका प्लस आई लग रहा है इस मिथाइल ग्रुप का, तो इस मिथाइल ग्रुप का भी प्लस आई लग रहा है। तो कितने लग रहे हैं, 2 प्लस आई लग रहे हैं। यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप का भी क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। इसका भी क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। और इसका भी क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो 3 प्लस आई लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 3 एटम्स द्वारा प्लस आई शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे 2 जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब 2 जगह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी उसकी तुलना में थोड़ी कम होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक ही मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी। यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर उससे कम ये, फिर सबसे कम ये, सबसे कम लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। तो ये तो हो गया आपके एल्काइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्लियर है, ठीक है। अब यदि देखो अपन बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली तभी हो गया तभी जब उन कंपाउंडों में सब संपन्न होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन है उन्हीं कंपाउंड्स में संपन्न होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है। तो क्या होगा, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, एक के अंदर बताऊंगा, फिर आगे आप खुद कर लेना। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 के ऊपर है आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है आपके, इनको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये H। अपन क्या देख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई बात समझ में। तो देखो अतिसंयुग्मन के द्वारा कैसे देखेंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइंस के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के जो पास स्थित हाइड्रोजन है वो क्या होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो यहां से आपका ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, तो क्या बनेगा आपका C के पास क्या था H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका CH2 और नीचे क्या था आपका हाइड्रोजन और ये H प्लस निकल गया। आई बात समझ। ऐसे में क्या करवा सकता हूँ, दूसरे हाइड्रोजन को निकाल सकता हूँ। तो क्या बनेगा दूसरे हाइड्रोजन से, मान लो मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, सॉरी इस नीचे वाले को निकालते हैं। फिर जैसे मान लो मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो यह आपका हाइड्रोजन निकल गया H पॉजिटिव के रूप में। कैसे निकला, H पॉजिटिव के रूप में, ये भी निकल गया H पॉजिटिव के रूप में। ठीक है। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, जैसे शिफ्ट हुआ तो क्या बना, वो H, वो तो H है, फिर C, फिर H और नीचे वाला H निकल गया, तो क्या बन गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बन गया ये आपका CH2 और क्या निकल गया H पॉजिटिव बाहर निकल गया। तो एक अनुनादी संरचना ये बन रही है, दूसरी अनुनादी संरचना ये बन रही है। और क्या कर सकते हैं अपन, मान लो यह हाइड्रोजन, अब ये भी तो बच ही रहा है, यह हाइड्रोजन के इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H, यहाँ पर भी H।
और क्या निकल गया आपका H पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है? 1 2 3। तो इस प्रकार जो कॉन्जुगेशन होता है उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? ये क्या है? हाइपर, इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने? 0। यहाँ पर कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा H कितना है? अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन है 3। कितने हैं? 3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 तो ये और 3 ये सारे अल्फा अल्फा कार्बन है। कार्बोकेटाइन के पास स्थित वाला, कार्बोकेटाइन के पास स्थित कार्बन या मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ हो कार्बोकेटाइन से वह है उसका अल्फा ही कहलाता है, यानी इसकी अल्फा पोजीशन पे स्थित है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 6 और 3 9। तो यहाँ पे कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में? अब जिस कंपाउंड में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कंपाउंड की उतनी अधिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे इसकी 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी 3 बनेगी, इसकी कितनी बनेगी? 0। एक भी नहीं बनेगी क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। आई बात समझ में? तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी अति संयुग्मन द्वारा उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी और वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना के देख लेना, मैंने इसकी बना के बता दी है आपको, बाकी के कंपाउंड्स की आप बना के आराम से देख लेना। तो क्लियर है यहाँ तक? तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे अपन देखेंगे कि ये तो अभी तक स्टेबिलिटी देखी, वो अपन ने देखी कि अगर कार्बोकेटाइन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस आधार पर अपन उसकी स्टेबिलिटी को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में यदि आपके एल्काइल ग्रुप के अलावा अपन अभी तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबिलिटी देखी, यदि इनके अलावा अपन बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको कि यदि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना में ज्यादा होगी। जैसे एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है, जैसे एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन में देखिए एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और फिर उससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। देखिए यह है आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको इधर शिफ्ट करवा रहा हूं तो क्या होगा? आपकी अनुनादी संरचना बनेगी CH2। ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका क्या बनेगा? CH2। इसके ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये बॉन्ड U शिफ्ट हुआ है। कैसे? U शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड चला गया आपका, यहाँ पे आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो इनसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। यह आपका कार्बन फ्री रेडिकल, सॉरी कार्बन कार्बोकेटाइन, कार्बन मिथाइल कार्बोनाइन है,
कार्बन आयन है। इससे ज्यादा स्टेबल आपका CH3 1 डिग्री कार्बन आयन है, कार्बोकेटाइन है। फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, इससे ज्यादा स्टेबल CH3 का होल ट्वाइस CH के ऊपर पॉजिटिव। फिर इससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका ये कार्बन पे पॉजिटिव, यानी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और इससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये होगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अब एलाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेंस स्टेट मैंने बता दी, जिसमें अनुनाद ज्यादा होगा वह कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स हैं उससे भी ज्यादा स्टेबल आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स होता है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन की तुलना में ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो एक बार बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को देख लेते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कैसा होता है। तो देखिए, ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन पे CH2 जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपकी बेंजीन रिंग है। इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोलेंगे अपन? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, यदि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और क्या बनेगा? ये CH2 के पास डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड यू शिफ्ट हुआ है, यू शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये आपके दोनों बॉन्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद में और अनुनाद करवाएं तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इधर, ये बॉन्ड ये सीधा घूम के यूं आ रहा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जहाँ से जा रहा है, जहाँ से जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जहाँ पे जाएगा उसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है आपको। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इधर शिफ्ट होगा तो जहाँ पे जा रहा है उसका पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा, और जहाँ से जा रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका CH2, फिर कैसे होगा? अब CH2 इस कार्बन के बीच, CH2 और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट होगा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। कैसे? ये बॉन्ड था U शिफ्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? U शिफ्ट हो रहा है, U। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ का बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्लियर? तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही है आपकी? 1 1 2, यहाँ से काउंटिंग कर लो, यहीं से कर लो। 1 2 3 और ये आपकी 4, और 4 वाली ही पहले वाली है आप लोगों के साथ 5, ये वाली और ये वाली तो सेम है। तो टोटल अनुनादी संरचनाएं कितनी बन रही है? आपकी 4 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। और एलाइलिक में कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही थी? 3 ही, सॉरी 2 ही, एक ही अनुनादी संरचना बन रही थी, इसलिए एलाइलिक कम स्टेबल है और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका ये। तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका?
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो कैसे मेंशन कर सकता हूं मैं इसको, C6H5CH2 का CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसके अलावा अब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एलाइलिक कार्बोकेटाइन की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे जैसे बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ती जाएगी, अर्थात बेंजीन वलय की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुनादी संरचनाओं का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब कितना ज्यादा होगा वो आप रेजोनेंस करवा के देख लेना। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो आपके अगर दो बेंजीन रिंग आती है तो दो बेंजीन रिंग युक्त आपका बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, इससे भी पहले और बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दो बेंजीन रिंग वाला आपका कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सॉरी। आगे C6H5 का होल ट्राइज और C के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये हो गया अपना, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग आ रही है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग आ रही है, यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग है किसके पास, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के पास। तो जैसे जैसे बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ती जा रही है, या अपन क्या कर सकते हैं 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी आपके जो नॉर्मल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस है उसकी तुलना में ज़्यादा होती है, जिसके पास एक ही बेंजीन वाले उपस्थित होती है। इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का। कौन से कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, इस चीज़ का आपको पता चल गया है। आप आराम से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी क्लियर करवा दिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ठीक है, ले हो गया। अब देखिए तो इस सारी चीज से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी है, यदि ठीक है, यदि आपका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, यदि आपका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यदि आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। इसके अलावा यदि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, कहां से, कार्बोकेटाइन से। तो कार्बोकेटाइन पे तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के पास तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये कंक्लूजन निकल के आया है आपके लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। इससे आगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कार्ब एनाइन, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। उसमें भी अपन कार्ब एनाइन की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा कार्ब एनाइन आपका मोर स्टेबल होगा और क्यों होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई।